आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले देखते हैं खबरों का मेन्यू। एक दिन के बाद शुक्रवार को होली का त्योहार है। 64 साल बाद ऐसा संयोग पड़ा है कि रमजान के महीने का शुक्रवार और होली एक साथ है। होली के रंग से बचाने के लिए यूपी के कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। संभल और शाहजहांपुर में जिस रास्ते से होली का जुलूस निकलेगा, वहां की मस्जिदों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। अब इससे क्या हासिल होगा, बताएंगे आपको। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज औरंगजेब से लेकर संभल तक पर काफी कुछ कहा है। योगी आक्रामक मूड में दिखे, कह दिया कि भगवा मेरी पहचान, सनातन ही मेरी पहचान और पूरी दुनिया इसे एक दिन जरूर अपनाएगी। योगी के आज के इस बयान के मायने समझेंगे और समझाने की करेंगे कोशिश। होली पर जहरीली बोली का आज तीसरा एपिसोड जारी हुआ है। बिहार में मुस्लिम नेता की ओर से बयान का बम फोड़ दिया गया तो बीजेपी के नेताओं ने जुबानी जंग की रेस लगा दी। जहरीली जुबान पर जारी घमासान की पूरी पिक्चर जनहित में रिलीज करेंगे। बिहार की राजनीति में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन के अंदर और सदन के बाहर जो कुछ हुआ उसने बिहार की पॉलिटिक्स में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कौन पड़ रहा है किस पर भारी, ये भी बताने वाले हैं। और जनहित स्पेशल में पाकिस्तान लेकर चलेंगे, जो कि बलूच आर्मी के सुरंग विद्रोह से सहमा हुआ है। अपहरण वाले ट्रेन से उतारकर बीएलए ने 100 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। जो पहला वीडियो आया है सामने, उसके जरिए इस विद्रोह की पूरी कहानी जानेंगे। इसके अलावा भी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें अगले 1 घंटे में जनहित में रखेंगे आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों के सिलसिले की। होली रंगों का त्योहार है, खुशियां बांटने का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। लेकिन इस होली पर जो हंगामा देश देख रहा है वैसा पहले देखा नहीं गया। साल में 52 जुमा और एक होली वाला बयान देकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली पर विवादित बोली का बवाल खड़ा किया था। लेकिन अब ये यूपी से निकलकर बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली की सियासत में भी गूंज रहा है। होली हर साल आती है, रमजान का महीना भी हर साल आता है, लेकिन इस बार अलग ये हुआ है कि रमजान और होली का महीना एक साथ पड़ रहा है। मतलब होली शुक्रवार को है, जिसे उर्दू में जुमा कहा जाता है। मतलब रमजान का जुमा और होली का संयोग सालों के बाद पहली बार साथ साथ है। इससे पहले साल 1961 में, यानी 64 साल पहले यह स्थिति सामने आई थी, तब बनी थी। 4 मार्च 1961 को होली थी, दिन शुक्रवार का था। इस बार 14 मार्च को होली है, दिन शुक्रवार का है। इतिहास गवाह है कि तब इस तरह का कोई विवाद देश में सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार माहौल में हिंदू मुस्लिम का सियासी रंग इतना घुला हुआ है कि बवाल का अंदेशा है। हालांकि शुक्रवार और होली का कनेक्शन हर 2-4 साल के बाद आता रहा है, लेकिन इस बार रमजान का महीना चल रहा है। मुसलमानों के लिए रमजान के महीने का शुक्रवार यानी कि जुमा बेहद खास माना जाता है। उस दिन मुस्लिम समाज के लोग दोपहर को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं। रमजान का महीना है, लिहाजा ज्यादा लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। इसीलिए प्रशासन के सामने शांति से जुमे की नमाज के साथ होली को संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी के कई शहरों में एहतियातन मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है ताकि विवाद की कोई गुंजाइश ना दिखे। पहली तस्वीर यूपी के संभल से आई है। दूसरी तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। दोनों तस्वीरों में शहर भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों में कहानी एक है। कहानी है मस्जिदों को रंग और गुलाल से बचाने की। संभल की ये शाही जामा मस्जिद है, इसको लेकर विवाद है। लिहाजा होली से पहले मस्जिद में ऊंची ऊंची दीवार सफेद तिरपाल में कैद हो चुकी है। सीढ़ी लगाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि मस्जिद परिसर का छोटा हिस्सा भी तिरपाल के बाहर ना रह जाए। संभल में मस्जिदों का ऐसा नजारा सिर्फ शाही जामा मस्जिद तक सीमित नहीं है। 10 मस्जिदों को कुछ इसी तरह से तिरपाल से ढका गया है। आप देख सकते हैं कि ये तिरपाल जो है अब लग चुका है। यहाँ पर काफी बड़ा तिरपाल जो है शाही जामा मस्जिद के बाहर ये लग रहा है और इसका काम जो है लगातार जारी है। पुलिस की निगरानी में ये काम जो है हो रहा है। जिस वक्त शाही जामा मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा था, वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी ताकि शांतिपूर्वक मस्जिद परिसर को तिरपाल से ढकने का काम किया जा सके।
मस्जिद को तिरपाल से ढकने की वजह है 14 मार्च की तारीख। इसी दिन होली और रमजान का दूसरा जुमा एक साथ पड़ रहा है। जिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया वहां से होली का जुलूस निकलना है। होली खेलते हुए जुलूस का रंग मस्जिद पर ना पड़े, इसलिए तिरपाल से ढकने का अभियान चला है। वैसे ये पहली बार नहीं जब संभल में होली के वक्त मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, लेकिन इस बार विवाद बढ़ने की आशंका ज्यादा है। दरअसल पिछले साल 24 नवंबर को ही संभल दंगों की आग में झुलसा था। दंगों की ये चिंगारी होली और जुमे पर फिर से सांप्रदायिक रंग ना ले, इसलिए प्रशासन की तरफ से हिंदू मुस्लिम पीस कमेटी के साथ बैठक की गई, जिसमें शांति के लिए मस्जिदों को ढकने और नमाज की टाइमिंग पर फैसला फाइनल हुआ। परंपरागत जुलूस के मार्ग में 10 मस्जिदें आती हैं और दोनों पक्षों से सहमत के पश्चात यह तय हुआ कि इन्हें पूर्व विवाह ढका जाएगा और उसी के अनुसार यह कार्य करा जा रहा है। पक्षों की मीटिंग के बाद तय हुआ है कि जहाँ भी जुलूस निकलेगा उसके पूर्व अथवा पश्चात नमाज अदा कर ली जाएगी और उस अवधि में जब जुलूस निकल रहा होगा उस समय नमाज अदा नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी की निगरानी भी की जा रही है, ताकि किसी भी तरफ से कोई अनहोनी घटना ना घटे। 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है और हमारी जो पीएसी बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। कुछ ऐसा ही इंतजाम शाहजहांपुर में भी किया जा रहा है। यहाँ भी होली के दिन सालों से जुलूस निकाले जाने की परंपरा है, लिहाजा शांति से जुलूस निकल जाए। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। शहर में 3500 पुलिस वाले सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। संभल एक तरफ तिरपाल की छावनी में तब्दील है तो दूसरी ओर सीएम योगी ने भी आज संभल पर खूब बोला। विरोधियों के आरोपों का वेद पुराण और इतिहास के पन्नों से पोस्टमार्टम किया है। संभल पर बात करते हुए सीएम योगी ने दुनिया में भगवा लहराने का भी ऐलान कर दिया। योगी के इस भगवा वचन का विश्लेषण जनहित की इस रिपोर्ट में देखिए। संभल एक सच्चाई, इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूँ 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुराने। श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक चीज का उल्लेख है 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। क्या कर रहे थे लोग? संभल पर यूं तो सीएम योगी कई बार बोले, लेकिन जैसा इस बार बोले वैसे जुबानी शोले ना पहले सुनाई दिए ना दिखाई। जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। सीएम योगी आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य द्वारा आयोजित महाकुंभ पर महामंथन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस महामंथन में संभल के मौजूदा विवाद पर सवाल आया तो सीएम योगी ने वेद पुराणों से लेकर इतिहास के पन्ने पलट दिए। 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी। उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया। सीएम योगी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब संभल मंदिर मस्जिद विवाद सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। सर्वे से सच की तलाश के दौरान संभल दंगों की आग में झुलस चुका है। दंगों की आग में संभल का सच खाक ना हो जाए, मशाल खुद सीएम योगी ने थाम रखी है। तो संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का,
क्या कर रहे थे वहां पे? जाति के ठेकेदारों का जिक्र कर सीएम योगी ने जो सवाल पूछा उसके तार समाजवादी पार्टी से जोड़े जा सकते हैं। संभल में सर्वे से लेकर हिंसा तक समाजवादी पार्टी योगी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है। 20 साल से वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। दरअसल नवंबर में कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ था। सर्वे के दौरान ही दंगे भड़क गए। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रख दी गई, लेकिन संभल में मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर सियासी पिच तैयार हो गई। यूपी में ठीक 2 साल बाद चुनाव होने हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का मुद्दा खत्म हो चुका है। राम मंदिर की ही तरह संभल में बाबर के आदेश पर हरि मंदिर को ढहाया गया था। संभल में ही विष्णु के कल्कि अवतार होने की मान्यता है, यानी संभल का मंदिर मुद्दा 2027 के चुनाव में हिंदुत्व की प्रयोगशाला साबित हो सकता है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में अजेय बनी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने बीजेपी को हैरान कर दिया। अखिलेश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हुआ तो बीजेपी की हैट्रिक पर ब्रेक भी लग सकता है। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा है, दलित आबादी 21% और मुस्लिम 19% है। अखिलेश की इसी पीडीए प्लान के खिलाफ सीएम योगी हिंदुत्व का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। जाति के गणित को हिंदुत्व की लकीर से मिटाने की कोशिश है और हिंदुत्व की यह प्रयोगशाला फिलहाल संभल में तैयार हो चुकी है, जिस पर 2027 के चुनाव तक सियासी तीर चलते रहेंगे। परसों यानी 14 मार्च को होली है, लेकिन उसके पहले होली और जुमा एक साथ पड़ने को लेकर विवादों की जो भंग खुली हुई है वो हर दिन हर घंटे के साथ और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। बयानों के जंग में मुंबई से एक मौलाना का बयान सामने आया है जो इस विवाद को और भड़काने वाला है। मौलाना खलील के फिराक में लगे हुए हैं, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं इनको कहिए, और ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो चाहे मंदिर बना बैठा हो चाहे और कुछ भी हो। मौलाना खलील के इस बयान से पहले कैसे आज सुबह से ही देश के अलग अलग शहरों में होली पर जुबानी रेस चली है, अब वो देखिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले, होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। रोजा महीने में 4 बार आता है और होली साल में 1 ही बार आती है। नमाज में तो घर में भी अदा की जाती है, तो घर पे भी हो सकती है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्योहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। होली पर यूपी से उठी बवाली बोली बिहार से उड़ते उड़ते महाराष्ट्र और दिल्ली तक अपने साइड इफेक्ट दिखा रही है, और ये उसी बोली के साइड इफेक्ट के कुछ उदाहरण हैं। कहने को ये सब जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके कंधे पर समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हालांकि आज से पहले आपने शायद ही कभी इन्हें सुना और देखा होगा। शायद इसीलिए सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इन सब ने अपनी जिम्मेदारी को जुबानी अग्नि में स्वाहा कर डाला। इसकी शुरुआत हुई बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान से। उन्होंने न सोचा न समझा, बस बोल दिया कि जुमे पर नमाज की टाइमिंग नहीं बदल सकती। हाँ, 2 घंटे के लिए होली को जरूर रोका जा सकता है। इनसे हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। मेयर साहिबा की जुबान से बयान निकला नहीं, फिर तो कुछ नेताओं में इस बात की जैसे होड़ लग गई कि सौहार्द के पर्व पर कौन कितना जहरीला और धधकता बयान दे सकता है। बिहार से वही जहरीले बयान की बयार दिल्ली तक भी पहुंच गई। दिल्ली के बीजेपी विधायक ने बोला, घर में नमाज पढ़िए, बाहर जाने की क्या जरूरत। मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है,
हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। होली और जुमा पर उठी जुबानी बोली ने राजधानी दिल्ली से उड़ते उड़ते महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं को भी दूषित कर दिया। महाराष्ट्र शिंदे शिवसेना के नेता संजय गायकवाड़ ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के बयान को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया, साफ चेतावनी ही दे डाली। बोले होली खेलने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोजा महीने में 4 बार आता है और होली साल में 1 ही बार आती है। नमाज में तो घर में भी अदा की जाती है। नमाज करने का मतलब होता है कि पाक जगह पर नमाज की जाती है, पवित्र जगह पर की जाती है। तो पवित्र जगह घर पे भी हो सकती है। दरभंगा की मेयर साहिबा का बयान जब उनके लिए सिरदर्द बन गया तो वो बैकफुट पर आ गई, खेद जता रही की आशा को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेयर साहिबा ने खेद तो जता दिया, लेकिन तब तक उनका जुबानी बाण न जाने कहां कहां हमला कर चुका था। उनका आतंकवादी मानसिकता देश को दिख रहा है। शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। बीजेपी और जदयू के लोग जो आपस में ही इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों का दोनों का मिली भगत है। विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह से धार्मिक बयान लोग दे रहे हैं। होली और जुमा दोनों शांति के प्रतीक हैं। मिल बैठकर मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन हर तरफ उसके उलट बयानों के जहरीले तीर चलाए गए। इन बयानों को जनता को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन पार्टी के प्रमुखों को इन बयानों को गंभीरता से जरूर लेना चाहिए जिनकी पार्टी के ऐसे बयानवीर हिस्सा हैं। बाकी राज्य में जो जुबानी जंग चल रही है उसका तत्काल प्रभाव वहां की सियासत पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस बयानबाजी से सियासी आग लगने की पूरी आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिनों में 3 ऐसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं जिसमें सत्ताधारी गठबंधन में गांठ साफ साफ दिखाई दे रही है। पहला मुद्दा औरंगजेब का, दूसरा बाबा बागेश्वर का, तीसरा होली का। इन तीनों पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की राय अलग अलग है। बात बंद कमरे की होती तो चर्चा नहीं होती, लेकिन सब कुछ खुलेआम हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता खुलकर कैमरे पर एक दूसरे को काट रहे हैं। बड़े नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में बयानबाजी जब जब तेज होती है तब तब गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। इससे पहले 2013 में इसी तरह मोदी के नाम पर दोनों दलों में बयानबाजी तेज हुई। नतीजा हुआ कि गठबंधन टूट गया। कुछ ऐसा ही 2022 में हुआ था। ईद और इफ्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिन 3 मुद्दों का जिक्र हमने अभी किया है उसको लेकर बीजेपी की ओर से फायरब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मोर्चा संभाल रखा है। धर्मशिला गुप्ता और मुरारी मोहन झा जैसे सांसद विधायक उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के नेता हैं। आज मोर्चा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने संभाला। पहले से खालिद अनवर और गुलाम गौस जैसे एमएलसी औरंगजेब और बाबा बागेश्वर के बयान पर बीजेपी से अपनी अलग राय पेश कर चुके हैं। सवाल दोनों दलों के कर्ता धर्ता पर है। क्यों नहीं इन नेताओं की जुबान पर वो लगाम लगवा देते? क्यों इन्हें एक दूसरे की बात काटने की इतनी छूट दी जा रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन एक बार फिर से खतरे में है? इस सवाल पर आप भी सोचिए। हम भी अंदर की खबर निकालने की कर रहे हैं कोशिश। 52 जुमा एक होली पर जहरीली बोली का दौर लगातार जारी है, लेकिन आज से करीब 250 साल पहले की बात है जब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। कहते हैं उनके समय में संयोग से होली और मुहर्रम एक ही दिन पड़ गए थे। होली हर्षोल्लास का मौका है, जबकि मुहर्रम मातमी दिन। ऐसे में अवध यानी लखनऊ के हिंदुओं ने मुस्लिमों की भावनाओं की कद्र करते हुए होली न मनाने का फैसला किया था। यह बात जब नवाब वाजिद अली शाह को पता चली तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मुस्लिमों की भावनाओं का सम्मान किया, अब मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। फिर ऐलान किया गया कि उसी दिन होली मनाई जाएगी और खुद नवाब साहब उस जश्न में शामिल हुए। नवाब वाजिद अली शाह ने होली को लेकर एक कविता भी लिखी। उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाती हूं। मोरे कन्हैया जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के। सिर्फ वाजिद अली शाह ही नहीं, लखनऊ के ही नवाब आसफुद्दौला पर तो मशहूर शायर मीर तकी मीर ने लिखा है, होली खेले आसफुद्दौला वजीर, रंग सोबत अजब है खुर्दो पीर, कुमकुमे जो मार कर भरकर गुलाल, जिसके लगता आकर फिर मेहंदी लाल।
सदियों बाद सही, आज फिर दोनों ही ओर वाजिद अली शाह और नवाब आसफुद्दौला वाली सोच की जरूरत है। एक बार फिर उसी भावना के सम्मान का वक्त है, जब लोग एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए अपने अपने पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। 2 दिन बाद होली होनी है और होलाष्टक की वजह से बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान अटका हुआ है। होलाष्टक के बाद इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा, लेकिन तब तक अटकलों का बाजार गर्म है। आज इस रेस में किन नए नामों की एंट्री हुई है और क्यों, अब उसको दिखाते हैं। बीजेपी का कौन हो सकता है छुपा रुस्तम। बीजेपी कई साल से इस परंपरा का पालन कर रही है। इसी वजह से पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर फैसला अटका हुआ है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएसएस में इस बात की सहमति बन चुकी है कि पार्टी का कैडर ही संगठन के शीर्ष पर बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब तक दर्जनों नामों की लिस्ट पहुंच चुकी है। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी, इन तमाम चेहरों की चर्चा हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अलग अलग दलीलों के साथ सबका बायोडेटा प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंचा। अब इस रेस में एक नया नाम सामने आ रहा है जो सियासत का छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। किरण रिजिजू अभी केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री हैं। सूत्र बता रहे हैं पार्टी का नेतृत्व रिजिजू के नाम पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। अब तक दर्जन भर से ज्यादा नाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में सामने आ चुके हैं, लेकिन किरण रिजिजू का नाम पहली बार चर्चा की रेस में सामने आया है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। रिजिजू की पहचान यहीं तक सीमित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी को रिजिजू ने नई पहचान दी। जिस पूर्वोत्तर में बीजेपी कमजोर मानी जाती थी, उस इलाके में गठबंधन की राजनीति की धुरी बनकर रिजिजू ने बीजेपी का झंडा थामे रखा। किरण रिजिजू मोदी सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। बीजेपी संगठन में भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। मतलब सरकार से लेकर संगठन तक का सियासी अनुभव इनके पास है। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। राहुल गांधी पर कई बार तीखे बयानों से हमला कर चुके हैं। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं, वो उम्र हो गया लेकिन सोच बच्चे हैं। सीमा विवाद से लेकर दलितों के मुद्दे पर रिजिजू कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते रहे। अब आपके मन में सवाल होगा कि किरण रिजिजू को बीजेपी अध्यक्ष बनाती है तो उसमें संदेश कौन सा छिपा होगा। पिछले साल एक इंटरव्यू में किरण रिजिजू ने देश को ये बताया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद वो पहले कानून मंत्री हैं जो बौद्ध समुदाय से आते हैं। इस बयान के जरिए रिजिजू खुद को बाबा साहेब का सियासी उत्तराधिकारी बताने की कोशिश कर रहे थे। किरण रिजिजू जितने शांत और सौम्य दिखते हैं, वो उतने ही गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के राजनेता माने जाते हैं। अभी पिछले महीने ही संगम में डुबकी लगाकर इन्होंने बड़ा धार्मिक संदेश दिया। अपने बयानों में रिजिजू साफ कहते हैं, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। रिजिजू बौद्ध समुदाय से आते हैं जो देश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आता है। पहली बार मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी बौद्ध नेता के खाते में गई और वो नेता रिजिजू है। मतलब 53 साल के किरण रिजिजू के नाम की चर्चा यूं ही हवा में नहीं है। अगर अतीत के सियासी पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि मोदी सरकार में रिजिजू को बाकायदा नई जिम्मेदारी के लिए ग्रूम किया जा रहा है। वैसे भी अब तक उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बीजेपी अध्यक्ष होते रहे हैं। पूर्वोत्तर से अब तक बीजेपी में कोई अध्यक्ष नहीं बना है। यदि किरण रिजिजू को ये जिम्मेदारी मिलती है तो भाजपा के अंदर अपने आप में ये एक नया प्रयोग होगा और बीजेपी इसे दलित समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यकों के नाम पर भुना सकती है। अब दलित अध्यक्ष का दावा मजबूत क्यों हो सकता है, उसके लिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए। देश में दलितों की आबादी करीब 17% है। लोकसभा की 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी को इनमें से 46 सीटें मिली थी। 2019 में आंकड़ा 54 हुआ था, लेकिन 2024 में घटकर 28 रह गया।
मतलब ये कि देश में दलितों पर बीजेपी का प्रभाव कम हुआ। दलितों का देश भर में 173 लोकसभा सीटों पर असर माना जाता है। राज्यवार दलितों का प्रभाव देखें तो यूपी और बंगाल टॉप पर हैं। इन दोनों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। मुझे कोई दांव चलना हो तो मैं एक महिला, दलित और यूपी का चेहरा चुनना चाहूँगा, क्योंकि सामने 2027 के चुनाव है। पार्टी ने यूपी में बहुत कुछ खोया है, गंवाया है, और महिलाओं पर फोकस है, जाटों पर फोकस है, दलितों पर फोकस है। पार्टी, मुझे लगता है कि दलित पर अपना दांव खेल सकती है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि दलित वोट में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी को खड़गे की काट भी चाहिए, जिसमें रिजिजू का दावा और मजबूत दिख रहा है। बीजेपी में आखिरी बार दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी ने बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष बनाया था। हालांकि विवादों में फंसने की वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और इसके बाद कोई भी बीजेपी संगठन में दलित शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। तो अध्यक्ष के इस रेस में क्या पूर्वोत्तर का फेस ही बाजी मार ले जाएगा? हर एक जानकारी, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि ट्रेन को अगवा करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मार गिराया गया है। ट्रेन को हाईजैकर्स के कब्जे से छुड़ाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से घटना को छिपाने का काम किया, उससे उसके दावे पर सवाल खड़े होते हैं। अभी तक बीएलए ने अपनी ओर से पाकिस्तान के दावे की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के दावे पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि शाम को ही 200 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पर उतारे गए हैं। आशंका इस बात की है कि बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी संख्या में मार गिराया है। ताबूत का सच क्या है, पाकिस्तान में के दाम में कितना दम है और बीएलए की चुप्पी क्या कहती है, यह बड़ा सवाल है। सुरंग विद्रोह से सहमे पाकिस्तान की कहानी आज जनहित स्पेशल है। पहली तस्वीर, आग का उठता धुआं। दूसरी तस्वीर, हाईजैक हुई ट्रेन। तीसरी तस्वीर, बंधक बने पाकिस्तानी सैनिक। बीएलए ने 1 मिनट 23 सेकंड का ये वीडियो जारी किया है। ट्रेन को अगवा करने के बाद का ये पहला वीडियो है। वीडियो की शुरुआत में चलती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है। पटरी के पास विस्फोट भी होता है। आसमान में काला धुआं उठता नजर आ रहा है। वीडियो में इसके बाद ट्रैक पर खड़ी ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन पहाड़ियों के बीच खड़ी है। ट्रेन से पैसेंजर और पाकिस्तानी सेना से जुड़े जवानों को उतारकर अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ट्रेन के पास कुल 3 ग्रुप में लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। दूर पहाड़ी पर बलूच आर्मी के जवान पोजीशन लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि बलूच आर्मी की मजीद ब्रिगेड के दस्ते ने इस हाईजैक को अंजाम दिया है। मजीद ब्रिगेड बलूच आर्मी का फिदाइन दस्ता है, जिन पाकिस्तानी लोगों को बीएलए ने अब तक बंधक बना रखा है। उनमें पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिस और आईएसआई के लोग शामिल हैं। ये उन यात्रियों की लिस्ट है जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन को जब हाईजैक किया गया तब 450 से 500 यात्री उसमें सवार थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अगवा हुई जाफर एक्सप्रेस मंगलवार की सुबह पाकिस्तान के समय के मुताबिक 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए निकली थी। दोपहर 1 बजे के करीब में ट्रेन को अगवा किया गया। वापस छोड़े गए एक चश्मदीद ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय मीडिया को ट्रेन के अंदर की घटना का ब्यौरा दिया। जब हम प्लेटफार्म से निकले क्वेटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हम उधर 8 नंबर सुरंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो आए उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। एक दूसरे पैसेंजर ने मीडिया को बताया कि बीएलए वालों ने आम यात्रियों को छोड़ दिया। 4 घंटे तक पैदल चलने के बाद वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। दोपहर तक पाकिस्तानी सेना का दावा था कि उसने 155 लोगों को छुड़वा लिया है, जबकि बीएलए का कहना है कि आम लोगों को उसकी तरफ से छोड़ा गया है। पाकिस्तानी सेना से ज्यादा बीएलए के दावे में दम लगता है, क्योंकि रिहा किए गए बंधक यात्री उसकी पुष्टि कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बीएलए के 2 दर्जन लड़ाकों को मार गिराया है।
उधर बीएलए ने मंगलवार की रात ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। वैसे ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा माना जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ये आरोप लगा रहा है कि ट्रेन हाईजैक के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। वहीं अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात का दावा किया है कि पूरी प्लानिंग अफगानिस्तान में रची गई है और इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि तालिबान का समर्थन बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी बोलान दर्रे की तस्वीर है जहां जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है। इस रास्ते पर इसी तरह के छोटे बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। छोटी बड़ी दर्जनों नदियां इस रूट पर पड़ती हैं, जहां गर्मियों में पानी सूख जाता है। बलोन को गेटवे ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। ये पूरा इलाका पहाड़ी है, सुनसान है और दहशतगर्दी के लिहाज से मुफीद है। यही वजह है कि बलूच आर्मी ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस इलाके को चुना। चलती ट्रेन से बनाए गए इस वीडियो में जो सुरंग आप देख रहे हैं, इसी तरह के छोटे बड़े कुल 17 सुरंग हैं जो इस रूट पर पड़ते हैं। इन्हीं में से एक सुरंग नंबर 8 के पास बलूच आर्मी ने ट्रेन को रोक रखा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को 48 घंटे की मोहलत दी है और 48 घंटे में से 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। गुरुवार का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपने बंधकों को नहीं छुड़ाया तो तस्वीर और ज्यादा भयानक हो सकती है। दर्शकों को हम बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। बलूच यहाँ की भाषा है और पाकिस्तान के बनने से पहले ही बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बन गया था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इस पर अपनी कूटनीति से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश तो नया मुल्क बन गया, लेकिन बलूचिस्तान अभी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। 1971 में बांग्लादेश के अलग मुल्क बनने के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद हुई, जो आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान अलग हो, क्योंकि सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान इसी बलूचिस्तान की वजह से बतौर एक मुल्क जिंदा खड़ा है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक खनिज का अकूत भंडार है। पाकिस्तान इसका दोहन करता है, इसी बलूचिस्तान के दम पर ऐश करता है और बलूचिस्तान के मूल निवासियों का शोषण करता है। एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जमीन को चीन के सामने गिरवी रख दिया है और विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार यह मांग कर रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद किया जाए। 2000 से लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है और मौजूदा विद्रोह की कमान भी बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों में है। अब बीएलए का एक्शन आगे क्या रहता है, पाकिस्तान सरकार कैसे करेगी हैंडल, हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए देश की खबरों का फिर से रुख कर लेते हैं, लेकर चलते हैं एक बार फिर से बिहार। चुनावी साल में राबड़ी देवी फुल फॉर्म में लौट आई हैं। सदन में नीतीश कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाकर राबड़ी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भागा पी के आते हैं हाउस में, आम शांत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर भड़की हुई हैं। उन पर महिलाओं के अपमान के आरोप लगा रही हैं और इसीलिए विधानसभा के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पूरे प्रकरण के पीछे बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस है। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वें क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। महिला सम्मान और महिला विकास के मुद्दे पर आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने विधान परिषद में सवाल उठाया तो नीतीश भड़क गए और उन्होंने महिला सम्मान पर राबड़ी से लेकर पूर्ववर्ती लालू के राज पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा दी। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। आई लोग क्या बोलता, कितना ज्यादा करता था।
तो इसीलिए सब चला गया, कोई काम नहीं था। सदन शुरू होने के बाद से पिछले 9 दिनों में नीतीश लगातार लालू एंड टीम पर हमलावर हैं। उनके वो तेवर आज फिर तीखे हो गए। उधर मध्य प्रदेश में 2 साल पहले बीजेपी लाडली बहन योजना लेकर आई। एक तरफा वोट मिला, सरकार बनी और इसी तरह की योजना का वादा हर चुनावी राज्य में बीजेपी की ओर से किया गया। लेकिन अब उसी लाडली बहना योजना का बजट एमपी सरकार ने कम कर दिया है। पहले 18,984 करोड़, अब 18,669 करोड़। एमपी में लाडली बहनों के लिए मिलने वाले बजट में मोहन सरकार ने 315 करोड़ की कटौती क्या कर दी। राज्य की महिलाएं सरकार से नाराज हो गईं। कह रही हैं हमें तो भविष्य में 3,000 रुपए महीने देने का वादा किया था, उन्होंने तो बजट ही घटा दिया। राशि तो बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था बढ़ाएंगे 2 से 3,000 रुपए तक, पर अभी भी कोई मतलब बढ़ाई नहीं। उन्हें 1250 मिल रहे हैं, बोल रहे थे कि 3,000 कर देंगे, अभी तक 3,000 नहीं करे। बोल रहे थे कि अभी बढ़ाएंगे, इस साल का बोला, इस साल भी नहीं बढ़ाए। कांग्रेस भी मौके पर चौका मार रही है, बीजेपी पर गुमराह करने के आरोप लगा रही है। लाडली बहना लॉन्च की तो उसका उद्देश्य ही सिर्फ चुनाव जीतना था, वो उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए। अब लाडली बहना को कैसे बंद किया जाए, इसके रोज नित नए बहाने वो ढूंढते हैं। सरकार का तर्क है कि बजट इसलिए कम हुआ क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र की लगभग 3,20,000 महिलाएं योजना के लिए अपात्र हो गई थी। साथ ही 5,748 महिलाओं की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके पैसे नहीं आएंगे और इसीलिए बजट भी कम है। हालांकि सवाल अब भी बना है कि 3,000 रुपए महीने कब मिलेंगे। बीजेपी कह रही है धैर्य रखिए, सब मिलेगा। अभी बहनों को 1250 रुपए महीना लगातार मिल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कहा है वो करके हम बताएंगे। हमारी बहनों के साथ जैसा हमने वादा किया था स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का, वैसा ही बढ़ाएंगे। फिलहाल बढ़े हुए पैसे तो दूर, बजट ही कम हो गया तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर एमपी में महिलाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक दुनिया से इतर आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर। अब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के साथ भारत में भी सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट मिलने वाला है। हमारे देश की 2 बड़ी कंपनियां जियो और एयरटेल दोनों ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से करार कर लिया है। स्टारलिंक के भारत आने से कैसे बदलेगा आपका इंटरनेट यूज करने का तरीका, समझाते हैं। चाहे आप दूर समंदर में हो या कहीं दूर बर्फ में फंसे हो या पहाड़ों के बीचों बीच, देश के हर कोने में आपके मोबाइल में नेटवर्क रह सकता है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से भारत की 2 बड़ी कंपनियां जियो और एयरटेल ने करार कर लिया है। दोनों कंपनियों ने बयान जारी कर स्टारलिंक को पार्टनर बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि अभी तक सरकार ने स्टारलिंक की एंट्री को हरी झंडी नहीं दी। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की 4 हफ्ते पहले व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद स्टारलिंक की एंट्री की अटकलें शुरू हो गई थी। अब देश की 2 बड़ी कंपनियों से सेम टाइम पर हुई सेम डील इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इन कंपनियों को सरकार की ओर से जरूर कोई ग्रीन सिग्नल मिला है। अब सवाल ये है कि स्टारलिंक के आने से भारत में क्या बदलेगा। स्टारलिंक के आने से देश के कोने कोने में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलने लगेगा, क्योंकि स्टारलिंक मोबाइल टावर की जगह सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देता है। हर मौसम हर जगह पर आपको इंटरनेट मिलने लगेगा। स्टारलिंक की सैटेलाइट धरती के लोअर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वहीं से वो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में सेवाएं दे रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी ने सफलता का ऐसा झंडा गाड़ा कि पिछले साल ही उन्होंने दुनिया के 27 नए बाजारों में एंट्री ले ली। अब उसकी नजर दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देश भारत पर है। भारत में वो एयरटेल और जियो से मिलकर कैसे काम करेगा, इसकी कोई खास जानकारी नहीं। लेकिन दुनिया में जहां भी स्टारलिंक है, वहां इस तरह उसका राउटर लगता है, जैसे आपके घर में वाईफाई का लगता है। इस राउटर से सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट आता है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगवाकर इसे दूसरी जगह लेकर भी जा सकते हैं। भारत में इसकी कीमत क्या होगी अभी पता नहीं, लेकिन पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 1 महीने में 3,100 से 2,200 रुपयों तक के प्लान है। भारत में जियो और एयरटेल का वाईफाई वाला प्लान तो 1,000 रुपए महीने का ही है। देखना होगा सरकार की मंजूरी के बाद जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ कैसा प्लान लेकर आपके सामने आते हैं। यकीनन इस करार के बाद बाजार में बहुत बड़ा परिवर्तन आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात रूस और यूक्रेन की जंग की कर लेते हैं। सऊदी अरब में हो रही अमेरिका और यूक्रेन की बातचीत सफल रही। ज़ेलेंस्की 1 महीने के लिए जंग रोकने के लिए तैयार हो गए।
अब ट्रंप को इस काम के लिए पुतिन को मनाना होगा। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उसके सैकड़ों ड्रोन्स ने रूस की बिल्डिंगों पर हमले कर करके उन्हें तबाह कर दिया। फिर अगले ही दिन सऊदी अरब में अमेरिका के साथ मीटिंग करके ये कह दिया, हम तो पहले दिन से शांति चाहते हैं, अब रूस को तय करना है कि वो क्या चाहता है। खबर ये है कि सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की जंग को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति बन गई। प्रस्ताव ये है कि जंग को 1 महीने के लिए रोक दिया जाएगा। यूक्रेन ने डील का समर्थन कर दिया है। सीज फायर डील पर बनी सहमति के बाद अब गेंद पुतिन के पाले में। ट्रंप अब पुतिन से जंग रोकने के लिए बात करेंगे। और अब आज का जनहित मंत्र। नफरत और विद्वेष ऐसे जहर हैं जिन्हें देने वाला भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। इसीलिए आत्मीयता, स्नेह और क्षमा का भाव रखिए। इससे संबंध और सेहत दोनों दुरुस्त रहते हैं, माहौल भी बेहतर होता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।